जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी बच्चे लोग, कहाँ हो? आ जाओ अपने क्लास में। क्लास का नाम मालूम है आप लोग को? वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी होता है। बट एक बात और करना पड़ेगा बच्चे लोग, जब तक लॉकडाउन टूटा नहीं तब तक आप लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई गुंजाइश नहीं। तो नो, बात कर लेते हैं हम लोग का जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लाजवाब टॉपिक था। उस टॉपिक का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। बताए थे आप लोग को बैक क्लास में, मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एक किसान के लिए। और अगर आप लोग किसान के बच्चे हो तो पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शहरी स्टूडेंट हो तो आपके लिए चैप्टर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉलेज के लिए नहीं है, लेकिन नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो बताए थे आप लोगों के बैक क्लास में कि जितने भी सजीव होते हैं, सभी सजीव को बेसिक नीड जो होते हैं, दैट मीन्स की केमिकल के रूप में, वो लगभग में जरूरी बेसिक नीड जो होते हैं। अब सोशल नीड नहीं, बेसिक नीड जो होता है, जो जीवन जीने के लिए होता है, केमिकल के रूप में वो लगभग बराबर ही होता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे हम लोग हो। ये बैक क्लास में बता चुके थे। उसमें बड़का मोलिकुल भी आते, छोटा मोलिकुल भी आते, बैक क्लास में डीलिंग कर चुके हैं। पार्ट 1 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बड़का मोलिकुल बताए थे, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं। छोटे छोटे मोलिकुल में ढेर सारे होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं मैक्रो में आते हैं। तो बड़का मोलिकुल्स तो छोड़िए, यहाँ पर हम लोग को गौर करना है मेन मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में गौर करना है। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग को फोकस भी करना है इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं, वो तो ऑर्गेनिक हो गया। इस पर हम लोग को चर्चा नहीं कर रहा, हम लोग को इनऑर्गेनिक प्लांट्स न्यूट्रिशन पर चर्चा करना इस चैप्टर में। अब बता चुके थे बैक क्लास में कि कैसे समझेंगे कि कोई पेड़ में कितना एलिमेंट्स की जरूरत होता है, मतलब मिनरल्स की जरूरत होता है, उनका क्या बेसिक होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया था, वो बैक क्लास में चर्चा कर चुके। आप लोग देख लीजिएगा या देख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। आज कंटो पॉइंट आगे बढ़ते हैं। बता लो, ये जो चैप्टर है ये सर्वे सर्वा ये चैप्टर डिवोटेड है, समर्पित है। बताए थे आप लोग, एक वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक का नाम है जूलियस वॉन साच। बताए थे 1860 ईस्वी में, इन 1860 में जूलियस वॉन साच प्रोमिनेंट जर्मन बोटनिस्ट थे। डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम that plant could be grown to maturity in the defined nutrient solution in complete absence of soil, बगैर मिट्टी के ही पेड़ को उपजा दिया था पहली बार इन 1860 में।
द साइंटिस्ट नेम जूलियस वॉन सच। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उस समय की बात है, बट बैक क्लास में चर्चा किए थे कि आज भी हम लोग के समाज में इसको नहीं जानते। अब क्या करोगे, नहीं जानते तो हम और आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि नॉलेज रहेगा तो न जानेगा। आप वो पढ़ाई नहीं करते तो नहीं जानता, आप पढ़ाई करते हो तो जानोगे। तो एक ऐसा विधि जो बगैर मिट्टी का ही से पौधा उपजा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उसमें क्या किया जाता है बताए थे बैक क्लास में। बस वाटर में जितना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो दे दिया जाए। एक पाइप में उस पेड़ को लगा दिया जाए होल करके, उस पाइप में पानी चलेगा, मिनरल्स चलेगा, और उस पेड़ झुके नहीं, उसलिए एक लकीर से उसको, माने एक लकड़ी से या धागा से बांध दिया जाए। आराम से घर में ही कोई भी वेजिटेबल्स को हम लोग उपजा सकते हैं, छत पर ही उपजा सकते हैं, प्रचुर मात्रा में, वो भी कम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि उसको कंट्रोल करेंगे हम और आप। नेचुरली अगर कहीं पर ग्रो करते हैं तो निर्भर करता है उस मिट्टी में कौन कौन मिनरल्स, और उस मिट्टी में मिनरल्स की कमी रहता है बच्चे लोग, तो कुपोषण हो जाता है। जैसे इंसान को कुपोषित हो जाता है, कुपोषित हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाते, डेवलपमेंट नहीं हो पाता शरीर का, वैसे प्लांट का भी होता है। यस बच्चे लोग, तो तरीका का नाम याद कर लीजिए जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स, ये बता चुके थे। उसके बाद बताए थे आप लोग को कि कितना मिनरल्स चाहिए पेड़ सबको, क्या क्या चाहिए। तो जब बताए थे, जब एनसीईआरटी किताब जब छापा गया था तो 105 ही डिस्कवर्ड हुआ था एलिमेंट्स का। नेचुरल 92 है, वो आप लोगों को मालूम है। अभी तो 118 हो गया, 120 पर चला गया है। अब जब कभी ने उसको ऐड कर देगा। लेकिन अब इतना एलिमेंट में से, डिस्कवर एलिमेंट में से 60 एलिमेंट्स चाहिए एक पेड़ को। लेकिन सभी पेड़ को सभी नहीं चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब कुछ कुछ पेड़ में तो ऐसा पेड़ होता है जिसमें तो सोना चाहिए, उसको सोना रहता है। किसी पेड़ में सेलेनियम रहता है, शैम्पू में इस्तेमाल होता है सो। कोई कोई पेड़ जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है, जैसे कि इंडिया में बताए बैक क्लास में पोखरण में बालू होता है, वहां पर कोई पेड़ होगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन का जो स्ट्रोटियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है पेड़। अब थिंक कर सकते हैं। तो 60 एलिमेंट में से सभी पेड़ को सब कुछ नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए वो प्राप्त कर लेता है। तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे पेड़ का कौन मिनरल्स जरूरी है, कौन मिनरल्स जरूरी नहीं है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब कुछ बैकग्राउंड होते, उस बैकग्राउंड पर हम समझ सकते हैं उस पेड़ के लिए वो मिनरल जरूरी होता है। अभी रिवीजन कर रहे हैं बैक क्लास का, फिर 2 पॉइंट पाएंगे। पहले बताए थे कि एक ऐसा मिनरल जरूरी होता है जो मिनरल्स पेड़ को ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में, सीड बनाने में, लाइफ साइकिल को चलने में मदद करता है। उस पेड़ के उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब मिनरल्स। दूसरा, वैसा मिनरल्स जरूरी होता है जो मिनरल्स की क्षतिपूर्ति दूसरा मिनरल्स नहीं कर सकता। अब कैल्शियम कमी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम कमी तो मैग्नीशियम पूरा कर सकता, उसके बदले दूसरा नहीं कर सकता, तो उसको भी एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं। एक वैसा मिनरल जो डायरेक्टली सेल को मेटाबॉलिज्म में, मतलब अपचाय प्रक्रिया में सेल को काम करने में मदद करता है, तो उसको भी हम लोग दैट मीन्स एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब एलिमेंट जितने भी 60, उसको दो भाग बांटा गया, मैक्रो और माइक्रो बताए थे। बड़का बड़का मॉलिक्यूल होगा तो मैक्रो, छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा माइक्रो। उसका क्राइटेरिया क्या है तो बताया था आप लोगों को, पर केजी 10 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से इतना अगर होगा, अगर किसी का है तो उसमें पर केजी किसी पेड़ का, माने 1 केजी किसी पेड़ का वजन है, तो उसमें से 10 मिलीमोल से थोड़ा सा बड़ा होगा जो मॉलिक्यूल, उसको मैक्रो में रखा गया, और उससे छोटा होगा तो माइक्रो में रखा गया। तो ये बात हुआ। अब मैक्रो में कौन कौन मिनरल्स आते हैं तो बताए थे आप लोग को, याद कर लीजिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सबको मालूम आता है। छठा जोड़ देगा पोटासियम, सातवां जोड़ देगा कैल्शियम, आठवां जोड़ देगा मैग्नीशियम। तो ये 8 याद करिएगा मैक्रो में। अब उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली प्राप्त करता है पेड़ सब गैस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड घिंचा तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन आ गया, और पानी से प्राप्त करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, मेनली सोर्स। अब माइक्रो में
तो 60 में से 21 तो मेन होता है, तो माइक्रो में कौन कौन आएगा? तो उसमें आयरन आते हैं, मैग्नीज आते हैं, कॉपर आते हैं, मोलिब्डेनम आते हैं, जिंक आते हैं, बोरॉन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, निकेल आते हैं, सोडियम आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, कोबाल्ट आते हैं, बच्चे लोग सेलेनियम आते हैं, ये सब आते हैं। अब जितने भी 21 जो एसेंशियल मिनरल्स है पेड़ को, जो उसके बगैर पेड़ कोई काम ही नहीं कर सकता, जीव नहीं चल सकता, उसको भी काम के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप में बांटा गया। एक ऐसा ग्रुप रखा गया, जो ग्रुप ऐसा ग्रुप है मिनरल्स का जिसमें जो जो एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट्स पेड़ को सेल की संरचना बनाने में मदद करेगा। यस, पेड़ को प्लांट के सेल को संरचना बनाने में मदद करेगा, जिसमें कौन कौन आते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो हम लोग सब जानते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जानते हैं। तो एक कैटेगरी इसको रखा गया काम के आधार पर ग्रुप में। दूसरा ग्रुप रखा गया एसेंशियल एलिमेंट्स का, मिनरल्स का, कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स मिनरल्स जो एनर्जी देता है, क्लोरोफिल बनाता है। अब मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, फास्फोरस एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, तो वो एक कैटेगरी में ऊर्जा बनाने वाला। तीसरा कैटेगरी रखेगा जो एंजाइम बनाता है, जैसे कि अब जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो एंजाइम का रोल निभाता है, तो उसको तीसरा कैटेगरी रखा गया। और एक ऐसा कैटेगरी रखा गया बच्चों लोग पेड़ का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को, मतलब पानी को आगे बढ़ाने में, पंप करने में, प्रेशर बनाने में पानी को मदद करेगा, तो उसमें सो रखा गया। और उसमें इनको पोटासियम में आता है। यहाँ तक हम लोग थे। अब ये बैक क्लास का अब तो रिविजन कर दिया, हमेशा मैं यही करता हूँ, पढ़ाने से पहले रिविजन कराता हूँ, ताकि बैक क्लास कम से कम आप लोग को आधा समझ में आ जाए क्या। अब आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझिएगा। अब जरूरी जो मिनरल्स है पेड़ का, उसका एक एक करके हम लोग को पढ़ना होगा, एक एक बात हम लोग को गौर से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अच्छा भी लगेगा, नॉलेज रहेगा। चलते हैं टू द पॉइंट, समझते हैं। तो बच्चों लोग पहला जो है याद करेगा, मेन जो सबसे जरूरी होते हैं पेड़ को, बहुत सारे 21 में से सबसे बड़ा आवश्यक होता है, याद करिएगा, वो होते हैं नाइट्रोजन। अब हम लोग गौर करेंगे नाइट्रोजन पर, गौर करेंगे, बहुत जरूरी होता है बच्चों। नाइट्रोजन पेड़ से अब्जॉर्ब करता है NO2 के रूप में या NH4 के रूप में अब्जॉर्ब करता है, आयंस के रूप में अब्जॉर्ब करता है, अमोनिया रूप में या नाइट्रो ऑक्साइड के रूप में अब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को पेड़ से। ये तो हो गया, मिट्टी से अब्जॉर्ब करेगा, पानी जब घिसता उसी से, मिट्टी से। अब रिक्वायर्ड होता किसके? तो रिक्वायर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। पेड़ में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कोई भी प्लांट में, सुनिएगा बच्चे लोग, जो नहीं पढ़े हो एनाटॉमी प्लांट को, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर सुन करके याद हो जाएगा। प्लांट में जितने भी टिश्यू होते हैं, उस प्लांट के टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया। एक कहा गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा टिश्यू को कहा गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू नहीं आते, सुनिएगा, 2 परमानेंट टिश्यू 2 आते, सिंपल आते हैं और कॉम्प्लेक्स आते हैं। सिंपल में 4 आते हैं, याद करिएगा 4। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, दूसरा में कोलेनकाइमा, तीसरा में स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन 3 ही में होते, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 3 आते सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स में 2 आते, जाइलम एंड फ्लोएम। तो परमानेंट में का भी 2 प्रकार है। परमानेंट टिश्यू, प्लांट का परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता, नाम है परमानेंट टिश्यू, तो उसको 2 भाग बांट गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ही प्रकार के सेल से बना रहेगा, उसका 3 प्रकार है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स जो अनेकों प्रकार के सेल से बनाने का, इसमें 2 आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन ये सब डिवीजन नहीं करता परमानेंट का, अभी जो बताए। अब बात चर्चा करना आप लोग को, जो डिवीजन करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी से पेड़ का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई,
सब कुछ जाइलम, फ्लोएम, पायरेनिकामा, कोलिनिकामा, स्टेनिकामा, फूल, फल, बीज, पत्ता, हाइट, सब कुछ होता है पेड़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। याद करिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जिस पेड़ में जितना ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करेगा, उसका सेल जितना ज्यादा डिवीजन करेगा, जितना ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल फास्ट रहेगा, डिवीजन करेगा, फास्ट समझने की कोशिश करिएगा आप लोग बच्चे लोग, वो पेड़ बम बमा के सब कुछ अच्छा होगा। कौन टिश्यू? मेरिस्ट मेटिक टिश्यू। किसका? प्लांट का। सब कुछ अच्छा होगा, फूल, फल, बीज, पेड़ का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पत्ता, ओवरऑल सब कुछ पेड़ में अच्छा ही होगा। लेकिन निर्भर किस पर करता है? नाइट्रोजन के ऊपर नहीं। नाइट्रोजन अब जिसको पेड़ को जहां से जितना ज्यादा मिलेगा, इसलिए यूरिया खाद डालते रहते, डीएपी डालते रहते, या हम लोग का प्रोडक्ट उसमें भी नाइट्रोजन होता है। उस पेड़ को जब नाइट्रोजन मिल जाता है, यूरिया रूप में, अमोनिया रूप में, नाइट्रोजन रूप में, मिट्टी से, उसका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब सेल डिवीजन पेड़ का फास्ट हो जाता है। और जब सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, तो क्या बात है, पेड़ का ओवरऑल मतलब सर्वे सर्वा सब कुछ सर्वांगीण विकास होगा। जैसे तुम्हारे शरीर को सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रोटीन चाहिए, यस बच्चों लोग, प्रोटीन चाहिए, वैसे पेड़ को सर्वांगीण विकास करने के लिए जी भर करके उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। पेड़ को नहीं, हम लोग को प्रोटीन चाहिए, पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए। क्यों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट फास्ट होगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, उल्टा करके सुल्टा पर आ गया। अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिक्वायर हो जाएगा, जरूरी होता है, उससे सब कुछ होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा सेल में, मतलब सेल में रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और नॉलेज लीजिएगा, अब कोई मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया रहता है। अगर जिस मिट्टी में वो बैक्टीरिया है तो वातावरण से नाइट्रोजन को खींच लेगा, उसको नाइट्रेट में बदल देगा, अमोनिया में रिक्वायर कर लेगा, नाइट्रोजन ग्रुप में रिक्वायर कर लेगा प्लांट्स, उस मिट्टी का उपचार शक्ति ऐसे बढ़ जाता है। लेकिन अब देखिए, हम लोग अब इतना नॉलेज मिल गया, तो अब नॉलेज मिल गया तो नॉलेज का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, सीधे यूरिया लगेंगे और डाल देंगे खेत में। यस बच्चे लोग, यूरिया खाद तो डाल देंगे। अब सोचिए, ये किताब में नहीं, अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यूरिया खाद तो डाल देंगे, ऊपर से डाल देंगे, उससे क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है मिट्टी का, वो मर जाएगा। तो जब यूरिया खाद डालेंगे, जितना डालेंगे उस अनुपात से पेड़ एक साल उपज तो हो जाएगा, बट दूसरे साल मिट्टी का बैक्टीरिया मर जाएगा, काम ही नहीं करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। मिट्टी जो भी नाइट्रोजन बनाना बैक्टीरिया था वो मर गया, अब मिट्टी उर्वरा शक्ति खत्म हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी पेड़ उपजते रहे ज्यादा मात्रा में तो खाद उपज लेना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक चीज देना चाहिए, गोबर देना चाहिए, खर पतवार देना चाहिए, उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ करने में मदद मिलेगा। यस बच्चों, या एक साल छोड़ देना चाहिए, पलटी बना देना चाहिए खेत को, उसमें जमा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा ऊपर से नहीं खाद देना चाहिए, उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन बनने की शक्ति घट जाता है, और नाइट्रोजन थोड़ी फरेगा, उसको बैक्टीरिया बनाते रहता है हमेशा। नाइट्रोजन में 78% जो वातावरण उसको ले लेकर बैक्टीरिया से, बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बात को। तो नाइट्रोजन जरूरी होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, समझ गए? मेटाबॉलिक टिश्यू के लिए जरूरी होता है, कमी हो जाएगा तो दोनों चीज खराब हो जाएगा, पेड़ का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा, फूल नहीं होगा, फल नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ओवरऑल कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद और क्या होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन के बनने के जरूरी होता है, प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन, याद करके रखिएगा।
डीएनए आरएनए को बनाने के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन। पढ़ चुके थे आप लोग को। डीएनए की मॉलिक्यूल का नाम था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें 5 एलिमेंट्स का एटम होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो नाइट्रोजन आ ही गया। विटामिन बनाने के लिए नाइट्रोजन जरूरत होता है, और हार्मोन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होता है प्लांट में, हम लोग में भी, प्लांट में भी। तो नाइट्रोजन का जरूरत कहाँ कहाँ होती है प्लांट में? प्रोटीन बनाने में। हम लोग बनाते नहीं, खाते हैं, याद करिएगा। हाँ, हम लोग बनता है न्यूक्लिक एसिड, तो उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होता है। विटामिन हम लोग में जो खाते हैं प्लांट का बना हुआ, और हार्मोन बनाता है सेल। लेकिन प्लांट को सब चाहिए, प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में, डीएनए आरएनए बनाने में, विटामिन बनाने में, हार्मोन बनाने में। अब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा तो इसमें नहीं बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, ना डीएनए आरएनए बनेगा। जब डीएनए आरएनए बनबे नहीं करेगा, तो थिंक अबाउट बच्चे लोग, कैसे विकास होगा पेड़ का? एक पेड़ का कभी विकास हो नहीं सकता है बच्चे लोग, थिंक अबाउट। इसीलिए इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करिए। नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। पेड़ में विटामिन नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं निकलेगा, पेड़ का फूल नहीं बनेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत सबसे जरूरी होता है। तो अगर आप लोग का, अब एक्स्ट्रा बात, अगर आपके पापा किसान हैं और फसल में उपज रहा है, तो उपाय क्या है? गोबर तोबर साड़ता और राखता खरपतवार देना चाहिए, और 1 साल भर करिएगा उसको स्टे करने के लिए। दूसरे साल देखिएगा बगैर खाद का केवल पानी संपूर्ण मात्रा में चाहिए, प्रचुर मात्रा में चाहिए, बमबमा को जाएगा, बगैर खाद का ही वो फसल बमबमा के उपज जाएगा। तो बच्चों ये बात को याद कर रखिएगा, ऊपर से खाद देने के लिए नहीं करिएगा। अगर जरूरी है कि 1 साल कैसे छोड़ेगा, जरूरी है तो कहीं कम से कम खाद देने के लिए, गोबर तोबर हो तो देना तो अच्छा रहेगा, लेकिन खाद नहीं कहिएगा देने के लिए ज्यादा, उससे मिट्टी खत्म हो जाता है। अब रही बात दूसरा एलिमेंट हम जानेंगे जिसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस हम इस्तेमाल करता है पेड़ सर H2PO4 या PHO4 आयंस के रूप में एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से पेड़ पौधा सब फास्फोरस को फास्फेट के रूप में जानवर करते हैं, फास्फोरिक एसिड के रूप में। फास्फोरस इस्तेमाल किस में होते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपोप्रोटीन बाइलेयर होते हैं, फॉस्फोलिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोरस इस्तेमाल सेल मेम्ब्रेन बनाने में, प्रोटीन बनाने में भी फॉस्फोरस इस्तेमाल होते हैं, और डीएनए आरएनए को भी बनाने में फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, पेड़ में भी, हम लोग में भी। और एटीपी बनाने में भी, मतलब फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया में एटीपी बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं फास्फोरस का। तो बच्चों अब तक आप लोग 2 चीज समझ चुके हैं, बढ़िया जगह 2 एलिमेंट के बारे में समझ चुके धीरे धीरे। पहला एलिमेंट आप लोग समझे नाइट्रोजन, जो बहुत जरूरी होते हैं नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उससे क्या क्या? मैथमेटिक एक्टिविटी ग्रोथ नहीं करेगा, सेल डेवलपमेंट नहीं करेगा, डिवीजन नहीं करेगा, मोटाई नहीं बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, फूल नहीं होगा, पत्ता नहीं होगा, बीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पेड़, वो नाइट्रोजन पेड़ कहां से घिसता है? मिट्टी से। नाइट्रोजन को मिट्टी में कौन बनाता था? बैक्टीरिया से। लेकिन जब खाद डालोगे तो खत्म, खाद से काम चलेगा नाइट्रोजन। बट नेक्स्ट ईयर अब गैप रहा तो गैप में जितना बन जाए बैक्टीरिया उतने से काम चलेगा। अब इसीलिए हर साल आपका अमाउंट खाद का बढ़ाना पड़ेगा। नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रोटीन बनाने में, और क्या चीज बनाने में? न्यूक्लिक एसिड डीएनए बनाने में, विटामिन बनाने में, और बनाने में। अब चलिए फास्फोरस का। फास्फोरस किस इस्तेमाल करता है? सेल मेम्ब्रेन बनाने में, प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटीपी बनाने में, फॉस्फोराइलेशन में। किसका? फास्फोरस का। तो ये 2 चीज पर हम लोग फोकस कर लिए, ये 2 चीज पर। अब हम लोग तीसरा चीज पर फोकस करेंगे, तीसरा एलिमेंट्स पर हम लोग फोकस करेंगे, तीसरा पर। तो
तीसरा एलिमेंट है पोटासियम, याद रखिए पोटासियम। अब सुनिएगा, तो पोटासियम का इस्तेमाल पोटासियम आयन के रूप में इस्तेमाल करता है पेड़ से विस्तार। ये भी किसके लिए होता था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। याद करिए, नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है मेरिस्टेमेटिक के लिए। अब पोटासियम का मेन काम होता है इवेपोरेशन में, ऑस्मोटिक प्रोसेस में, मतलब पानी को आगे बढ़ाने में, दैट मीन्स की कैटायन आयनायन मतलब बैलेंस बनाने में सेल में, प्लस और निगेटिव मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में पेड़ में, पीएच को मेंटेन करने में पेड़ में मदद करता है पोटासियम। हम लोग में भी होता है, पेड़ में भी होता है। और सबसे यही है हेडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पेड़ में स्टोमाटा होता है, खुलता है, बंद होता है, तो इवेपोरेशन होता है, वाष्प बाहर निकलता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और जितना वाष्प बाहर निकलता है पानी ऊपर जाता है। वही रात के समय में धूप नहीं रहता तो वाष्प बाहर नहीं निकल पाता, तो पानी के रूप में ओस की बूंद में वहां पर जमा हो जाता, तो हम लोग कहते हैं ओस। दूसरा, पोटासियम का क्या इस्तेमाल होते तो इंजाइम को एक्टिवेट करने में, इंजाइम को एक्टिवेट करने में पोटासियम इस्तेमाल होते हैं। और सेल को टर्जिटी को, मतलब कोई सेल में पानी जाता है तो भर जाएगा, तो सेल को ब्रस्ट नहीं करने देगा, उसको मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिटी को सेल। तो इतना काम है पोटासियम का, याद कर लीजिएगा। पोटासियम का बचलो इतना काम हुआ, याद कर लीजिएगा। आगे कैल्शियम का बहुत जरूरी पेड़ के लिए। कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, वही कैल्शियम आयन के रूप में जानबे करता है। ये भी होते जरूरत होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए अब तक 3 चीज, नाइट्रोजन, पोटासियम एंड कैल्शियम। जो पोटासियम अब यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। कैल्शियम का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, याद करिए बच्चों। कैल्शियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये आप लोग याद करके चलिए। कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नाइट्रोजन के जैसा ही रोल निभाता है कैल्शियम पेड़ में। हम लोग के शरीर में भी कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, हड्डी दांत मजबूत करने के लिए, मांस को फैलने सिकुड़ने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वैसे ही पेड़ में कैल्शियम इस्तेमाल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो भी करता है। और डिफ्रेंसिएशन करने में, कभी फूल बन गया सेले से, कभी फल बन गया सेले से, कभी पत्ता बन गया सेले सेल तो सेले होता है, वही सेल का अलग अलग रूप बन गया, वही सेल का अलग अलग रूप बन गया, तो इसके लिए जरूरी होता है कैल्शियम। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल लामेला बताए थे, 2 सेल वाल आपस में जुड़ा रहता मिडिल लामेला से, बताए थे, ये गैप है मिडिल लामेला। मिडिल लामेला में होता कैल्शियम पैक्टेट। और याद करो सेल वाल में बता चुके थे आप लोगों को कि जब कोई कच्चा सेल रहता है उसमें मिडिल लामेला में कैल्शियम पैक्टेट और कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, इसलिए टाइट रहता है। और जब वो फल पक जाता है तो कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम ये सब फूल जाता है, लिक्विड में सोलेबल हो जाता है, उसका छिलका भी पतला हो जाता है और फ्रूट लूज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, गुल्लू गुल करने लगता है। तो मिडिल लामेला को बनाने में इस्तेमाल होता है कैल्शियम का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए इस्तेमाल होता है कैल्शियम का। एक ही सेल से अलग रूप बनता है, कभी फूल, कभी पत्ता, कभी फल, कभी बीज बनता है, तो उसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और क्या, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनता है, ये तो मालूम है होगा, स्पिंडल फाइबर्स बताए थे आप लोग को सेल डिवीजन में। स्पिंडल फाइबर खींच लेता, बताए थे क्या, मनमोहनी बात। तो उसको बनाने का काम करता पेड़ में कैल्शियम, इतना इंपॉर्टेंट करता। दूसरा, इन्वॉल्विंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कार्यरत बनाएगा ताकि सेल मेम्ब्रेन काम करते रहे। यस बच्चे लोग, सेल मेम्ब्रेन को काम करने के लिए जरूरी होता है, हम लोग के मसल्स के काम करना जरूरी होता है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन को काम करने के जरूरी होता है कैल्शियम। इंजाइम को, कुछ निश्चित इंजाइम को एक्टिवेट करने के जरूरी होता है कैल्शियम, कुछ निश्चित इंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है कैल्शियम। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता, बहुत इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता, मतलब सेल में जितने भी रिएक्शन होते हैं, सेल के सभी रिएक्शनों को
कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है कैल्शियम। ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग कैल्शियम। हम तो कहेंगे नाइट्रोजन से भी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कुछ कुछ मामले में। नाइट्रोजन का स्थान अपना है, विटामिन बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, डीएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ये इसका अलग स्थान है। और मैसेमेटिक टिश्यू को डेवलप करेगा, इसका अलग स्थान है नाइट्रोजन का। लेकिन कैल्शियम का भी अहम रोल होता है पेड़ में, मैसेमेटिक एक्टिविटी करने के लिए, सेल का अलग रूप बनाने के लिए, सेल डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। सेल डिफ्रेंसिएशन करने के जरूरी होता है। कभी फूल का वही सेल से फूल, पत्ता, फल जो भी कुछ बन जाता है, कैल्शियम जरूरी होता है। मिडिल लमेला बनाने में जरूरी होता है कैल्शियम। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर होता है, उस स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर को बनाना जरूरी होता है पेड़ में कैल्शियम। सेल मेम्ब्रेन को काम करने के जरूरी होता है कैल्शियम। सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा कैल्शियम। और सेल में जो रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करता है कैल्शियम। तो बच्चों लोग कैल्शियम का मैं जितना बड़ाई करूंगा उतना ही कम है। किसका? कैल्शियम का। अब अगला बढ़ते, अगला चीज मैग्नीशियम। एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नीशियम आयन के रूप में। इसका मेन काम होता है एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जो सांस लेने में मदद करता है। वो एंजाइम जो सांस लेने में मदद करता है या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, वैसा एंजाइम जो सांस लेने में पेड़ को मदद करता है या फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। और हम लोग में भी इसमें डीएनए आरएनए को सिंथेसिस मतलब निर्माण करने में मदद करेगा। डीएनए आरएनए को बनाने में, निर्माण करने में मदद करेगा, बनाएगा नहीं, बनाने का रोल निभाता है नाइट्रोजन, पोटासियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटासियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, 5 तत्व से डीएनए आरएनए बनेगा। लेकिन डीएनए बनने में जो एंजाइम जैसी भूमिका निभाएगा, प्रीकॉर्सर मतलब हेल्पर, मददगार, वो काम करेगा मैग्नीशियम। इस समझ गए। उसके क्लोरोफिल में जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोफिल में जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उस क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा कौन? मैग्नीशियम। और याद करना, राइबोसोम के संरचना को मेंटेन करने के, राइबोसोम में 2 लोब होते हैं। अब जैसे 80 राइबोसोम में एक छोटा यूनिट, सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट होता है। और याद होगा तो कह सकते हो, याद नहीं होगा तो बता देते। 80 राइबोसोम में छोटा सब यूनिट का नाम है 40S और बड़ा सब यूनिट का नाम है 60S। और 70 राइबोसोम में छोटा सब यूनिट का नाम क्या है? छोटा सब यूनिट का नाम 70 में कौन है? 30। और बड़ा का नाम क्या? 50S। याद हो गया। तो बच्चों इतना काम करता है मैग्नीशियम। आगे जाएंगे। अब चले सल्फर पर चलते। सल्फेट के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में, सल्फर आयन के रूप में मिट्टी से अब्जॉर्ब करता है प्लांट्स। प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड, मतलब दैट मींस की सिस्टीन और मेथिओनिन एमिनो एसिड को बनाने में इस्तेमाल होता है सल्फर। मतलब दो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को बनाने में मदद करता है या उसमें पाया जाता है सल्फर। नाम है सिस्टीन और मेथिओनिन। मेन जो उसका जो काम होता है, कंस्टिट्यूट होता है सेवरल कोएंजाइम। मतलब जो एंजाइम काम करता है, बताए थे आप लोग को, एक वैसा प्रोटीन वाला पार्ट एंजाइम का जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ जाता था, को एंजाइम कहते हैं। और को एंजाइम एक कोई सेल को काम करने में अहम भूमिका निभाता है। उस को एंजाइम को बनाने में मदद करता है सल्फर। और विटामिन को बनाने में मदद करता है सल्फर। उसके बाद फेरोडॉक्सिन होता है जो आयरन का घटक होता है, उसको बनाने में मदद करता है सल्फर। अब बच्चे लोग है आयरन, सुनते रहेगा आयरन।
तो आयरन जो फेरिक आयरन के रूप में, आयरन तो नहीं करेगा तो फेरिक होता, फेरिक से ही बनता, जानूंगा तो आयरन बना आता। तो फेरिक आयरन के रूप में आयरन को मिट्टी से पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करता है। अब जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी से समझने की कोशिश करेगा। आयरन को फेरिक आयरन के रूप में मिट्टी से पेड़ पौधा, जानूंगा तो मिट्टी में आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहबे करता, सबसे ज्यादा मात्रा में मिट्टी में आयरन का मात्रा रहबे करता है। तो उस आयरन को खींच लेता है फेरिक आयरन के रूप में जहां भी रहता है। और याद करिएगा, लाल मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में, लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन रहबे करता है। ओके, आप लोग के पानी में भी कभी कभी आयरन रहता है, जिससे नल सब अगर होगा तो नल सब का फिल्टर सब जाम लग जाता है आयरन को जमा होने से, तो ये भी होता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते। आयरन कैन रिक्वायर लार्ज अमाउंट में, मतलब माइक्रो मोलिकुल में सबसे ज्यादा बड़ा माने ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, घिसता है पेड़ में आयरन ही। माइक्रो मोलिकुल में, मैक्रो में नहीं, माइक्रो में, MICRO वाला माइक्रो मोलिकुल में सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है आयरन का। फेरोडॉक्सिन के रूप में इस्तेमाल होता है आयरन का मेन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। दैट मींस कि एटीपी से ऊर्जा निकलेगा, एटीपी से सेल से ऊर्जा निकलेगा या माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा निकलेगा, तो उसके लिए इंजाइम चाहिए। तो उस इंजाइम का नाम है फेरोडॉक्सिन या साइटोक्रोम, उसके रूप में भूमिका निभाता है आयरन। उसके बाद में क्या, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है आयरन। उसके बाद एक इंजाइम को एक्टिवेट करेगा इंजाइम को, और क्लोरोफिल को निर्माण करने में मदद करेगा आयरन, क्लोरोफिल को निर्माण करने में मदद करेगा आयरन। तो ये आयरन का क्या क्या काम है, बस सुनिए नहीं बच्चे लोग, घर पर याद कर लीजिएगा बढ़िया जगह अच्छी ढंग से। अभी फुर्सत है, पूछा जाता है कि आयरन का क्या क्या काम है, पूछ देता है। अगला पॉइंट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या क्या काम है, तो एंजाइम को एक्टिविटी तो बता ही चुके थे फोटोसिंथेसिस में, मैग्नीज बताए थे, मैग्नीशियम बताए थे। अब चलिए मैग्नेज का काम पड़ेगा, मैग्नीशियम ने मैग्नीज का काम। तो फोटोसिंथेसिस में एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, रिस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा पेड़ में, तो मैग्नीज की मदद से। उसके बाद फोटोलाइसिस में, याद करिएगा फोटोलाइसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है। लाइट, सनलाइट जब पड़ता है पेड़ पर, तो वाटर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट जब पड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वही ऑक्सीजन को निकाल देता। तो हम लोग कहते हैं भोजन बनाने के रूप में ऑक्सीजन निकाल देता, तो हम लोग कहते हैं सांस लेने में ऑक्सीजन निकाल दिया, नहीं नहीं नहीं। तो उसके बदले में ऑक्सीजन को इवोल्यूशन करेगा, बाहर निकालेगा। लाइट रिएक्शन में जब लाइट पड़ेगा पेड़ पौधा में, जब भोजन बनेगा पेड़ पौधा में तब, तो मैग्नीज का काम ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा भोजन बनाने समय में। तो वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेगा तो दो रूप में तोड़ेगा, कौन दो रूप में तोड़ेगा, सिंपल बात है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेगा भोजन बनाने में, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है कोई भी पेड़ में, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कहते। पिट्टू का फ्रेंड आगे भेजो, पिट्टू का फ्रेंड आगे भेजो। तो 9 बचे लोग, तो ये तो है फोटोलाइसिस भी। अब है जिंक की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मैग्नीज का, जिंक के काम। ऑप्टेन आयन के रूप में जान पे तो जिंक, इसका मेन काम होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना, कार्बोक्सिलाइज एंजाइम को भूमिका निभाता है, और हार्मोन का भी निर्माण करने का काम करेगा, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन का भूमिका निभाता है। अब चलते बच्चे लोग कॉपर, कुपरिक आयरन के रूप इस्तेमाल करता है, फिर से पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल होता है कॉपर का। और इंजाइम रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एटीपी से एनर्जी बनेगा, उसमें भी भूमिका निभाएगा कॉपर। बोरन बोरिक एसिड के रूप में मैंने किस एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम के साथ में मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है बोरन। पोलेन जर्मिनेशन में, याद करेगा, जब कोई फूल पर पोलेन ग्रैन पड़ता है, तो पोलेन ग्रैन अंदर जाएगा, पोलेन ग्रैन का जो बताए थे आप लोग को, अंदर जाएगा मेल गैमेट, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तभी आगे बढ़ेगा फूल में। तो उस पोलेन जर्मिनेशन में भूमिका निभाएगा बोरन। और क्या करेगा, सेल इलोंगेशन करेगा, सेल को लंबा करेगा। कौन सेल को लंबा करेगा, तो बोरन सेल को लंबा करेगा। और क्या करेगा, सेल को डिफरेंशिएट करेगा, मतलब सेल को वैरायटी
डिजाइन में बदल देगा, कैल्शियम भी और बोरन भी। उसके बाद क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेशन करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को वहां से वहां ले जाने का काम करेगा कौन, बोरन। तो बोरन हो गया, याद करेगा। अब है मोलैब्डियम। मोलैब्डियम मोलिब्डेट आयन के रूप में इस्तेमाल करता है फिर सर मिट्टी से। इंजाइम का कंपोनेंट है, दो इंजाइम का भूमिका निभाता है मोलैब्डियम, एक है नाइट्रोजनेज और दूसरा है नाइट्रेट रिडक्टेज इंजाइम का। क्लोरीन की मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करता है, नाइट्रोजन की उपापचय भी नाइट्रोजन के इस्तेमाल करने से मदद करता है मोलैब्डियम। और इंजाइम में इंजाइम दो है, नाइट्रोजिनेज इंजाइम है और नाइट्रेट रिडक्टेज इंजाइम का नाम है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए मैं है क्लोरीन, जानते हैं वाटर में क्लोरीन तो होगा करता, सबको मालूम है, क्लोरीन आयन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन जो होता है अलॉन्ग विथ सोडियम और पोटासियम के साथ साथ में सोल्यूशन के रूप में क्लोरीन एब्जॉर्ब करता है, फिर सब उसको डिटरमाइन करता है, बैलेंस बनाता है, कैटायन आयन का बैलेंस बनाता है, एक और आयन बैलेंस बनाता है और क्लोरीन भी बनाता है। और ये भी काम करता है लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, एक और किया था और ये भी करता है। तो ये हो गया क्लोरीन। अब हम लोग को पढ़ना का, चलो इतना इंपॉर्टेंट था डिफिशियंसी कि कौन कौन एलिमेंट्स की कमी से और ज्यादा से कौन कौन बीमारी होती है, पेड़ में कौन कौन एलिमेंट्स की कमी से कौन कौन डिजीज होता है, वो जानना जरूरी। ज्यादा हो जाएगा पेड़ में तो क्या हो जाएगा, और कम होगा पेड़ में तो क्या हो जाएगा, ये जरूरी है बच्चों। तो ज्यादा नहीं, कम ही। अब डेली होगा, हो सका तो एक दिन में 2 वीडियो हम भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। तो अब वीडियो ही चले कुछ दिन तक, जब तक है ना लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, जो टेक्नीशियन मिला है, सिस्टम जो हैंग हुआ तो हैंग हो गया है, कोशिश किए थे नहीं चला, तो कुछ दिन तक लाइव नहीं होगा। हाँ, लेकिन लाइव टेस्ट होगा, टेस्ट ले सकते लाइव, लेकिन वीडियो जो आप लोग को लाइव आप लोग पढ़ाई करते थे, तो वो अब कुछ दिन के लिए नहीं होगा। तो आज इतने तक, तो कल आप लोग का 2 वीडियो मिल जाएगा, आज 1 वीडियो है क्लास का मिलना न्यूट्रिशन का। तो 9 बच्चे लोग सब दिन की भांति लास्ट में क्या कहेंगे, खुश रहो। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार कैसे हो। हालांकि मेरे चैनल पर एड आना चालू हो गया, आप लोग जितना आप देखेंगे उतना एड आएगा, और जितना एड आएगा आप लोग गुरु जी को उतना अर्निंग हो जाएगा। आप देखिएगा जब वीडियो देखते होंगे वो चलो, तो एड आता होगा, और वो एड को फुल देख लेंगे आप लोग तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम देखेंगे तो कम है। और दुष्ट स्वभाव के मत बनिएगा। अब ये बात खुलासा कर दी, ओपनली कर दी, इसका मतलब कि तुरंत स्किप कर दीजिएगा नहीं। वो एड आता है, वो एड जितना दूर चलेगा उतना आपके गुरु जी को अर्निंग आएगा यूट्यूब से। तो ये तो है ये बात, और इसीलिए बच्चे लोग हैंग कर रहा सिस्टम को, कोई नहीं कोई, ताकि डिसमिस हो जाए, जो अर्निंग हो रहा है वो बंद हो जाए। अब पता नहीं, बहुत सारे शरारती दिमाग के आदमी सब बैठे रहता, कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग से, खाली दिमाग से। तो ये खासियत है आपके गुरु जी का कि बहुत ही जल्दी इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, क्वालिटी दिए बच्चे लोग, टेक्निक के भरपूर इस्तेमाल किए। किसी किसी को बहुत समय लगता है, और जो भी कोई नए स्टूडेंट हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई दूसरे भी पर्सन आप देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर को या कोई भी यूट्यूबर को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। सिंपल जो बना के भेजता है उसमें तो कोई बात, उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे वही अच्छा है, वो तो आम कोई भी करेगा, रिकॉर्डिंग करके भेज देगा।
लेकिन नहीं, उसको मॉडिफाई करता है, टेक्निक इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का भरपूर जी भर इस्तेमाल करता है, तो उसको आप लोग को नैतिकता बनता है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेहनत है उसका, मुफ्त में कोई चीज नहीं देखना चाहिए। ये बता रहे हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे बच्चों, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, दूसरा भी देखते होंगे तो उसको भी ये बात करें, प्लीज मुफ्त में कोई चीज नहीं पचता है, नहीं हजम होता, और पढ़ाई करने और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो जो प्रचार देता है स्टार्ट से पहले तो उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो स्किप करने से कुछ तो दिखावे करेगा आपको, जब स्किप करिए उसे 2-3 सेकंड आपको तो देखना ही है, और जितना चलेगा एडवर्टाइजमेंट उतना आपके गुरु जी को कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो लॉकडाउन में शायद चल जाएगा जुगाड़। अगर बाय द वे अगर यूट्यूब बहुत अच्छे हो जाएगा, रन कर देगा, उससे आ जाएगा, तो आप लोग का जो फी स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, वो मैं आप लोग को 10% या 20% या 25% में बिलो कर दूंगा, लेकिन शर्त पर सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, तब ये बात बता दी आज, क्योंकि हमको बहुते का शौक नहीं, कम्मे का, जैसे मेरा परिवार गुजर चल सके चिढ़न से, मेंटेनेंस हो सके, 5 स्टाफ का खर्च निकल सके, तो बस उतना ही चाहिए, और क्या चाहिए, सब कुछ तो है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ तो हो ही गया, क्या है, स्टाफ है, नौकर है, सब कुछ, कोई चीज का इतना भूख नहीं है हमको, तो इसीलिए अगर सब्सक्राइब बढ़ेगा तो 10% या 15% या 20% या 25% तक आपका टोटल फी स्ट्रक्चर कम कर देंगे, ये बात बता दी, क्योंकि हमको अब एड से पैसा आने लगा यूट्यूब से, स्पष्ट कर दे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलो, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, खुश रहो, क्या बोलिएगा, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो, क्या बोलिएगा, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, सब बोलेंगे व्यस्त रहेंगे, जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग।